अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से कह रहा हूँ। पाँच 500 लोग हैं और हर एक को हमने 100 शेयर ऑप्शंस ग्रांट किए हैं और इनको कहा है कि 3 साल तक एम्प्लॉई रहोगे तो तुम ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन या वेस्ट इमीडिएटली? सर्विस कंडीशन, क्योंकि सिर्फ कहा है 3 साल रुक जाओ बस, तो ये है सर्विस कंडीशन। एक्सपेंस कितने अरसे पे बनेगा? ओवर 3 ईयर्स पे। लेकिन क्या ज़रूरी है कि 500 के 500 लोग ये कंडीशन पूरी करेंगे? नहीं। तो हमारी कैलकुलेशन में इस चीज़ का मार्जिन रखा जाएगा, जैसे आईएस 19 में भी करते थे हम, कि कितने लोग छोड़ जाएंगे। बेसिक बात क्या है, हमने एक्सपेंस और इक्विटी, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी क्रेडिट, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी क्रेडिट, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी क्रेडिट, ये हमने 3 साल पे फैलाना है। अमाउंट को 3 साल पे फैलाना है, लेकिन अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए हमने इस अंदाजे को डालना है बीच में कि कितने लोग हैं जो ये इवेंचुअली इसको एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा शुरू में अंदाजा था, शुरू में, कि कितने लोग छोड़ जाएंगे इन 3 साल में? 20%। तो रिक्वायरमेंट ए है कि वैसे ही हुआ जैसा सोचा था, यानी कितने छोड़ के गए? तो हमने 500 लोग इंटू 100, 50,000, लेकिन 20% ने तो छोड़ जाना है। कितने रह गए? तो 40,000 ऑप्शंस हैं जिन्होंने इवेंचुअली फिर एक्सरसाइज हो जाना है। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 रुपए ग्रांट डेट की, ग्रांट डेट की। ये टोटल वैल्यू है इन सर्विसेज की जो 3 साल में हमें मिलनी है। तो हर साल का एक्सपेंस कितना होता जाएगा? 1/3। कितना आ गया? तो हर साल 2 लाख एक्सपेंस बनता जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, और 2 लाख इक्विटी में जाता जाएगा। इक्विटी वर्ड लिख दें वो भी सही है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड लिख दें वो भी सही है। सर इसमें दो चीजें मुझे कंफ्यूज करें। सर एक तो आपने स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहले हम सर्विस की फेयर वैल्यू देखेंगे, अगर वो नहीं थी फिर हम एम्प्लॉय की सर्विस की फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। तो एम्प्लॉय में फेयर वैल्यू नहीं पता होती सर्विस की, एम्प्लॉय में ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की ही फेयर वैल्यू होती है। ग्रांट डेट देखेंगे, क्योंकि जो पहला केस आपने स्टार्ट ऑफ ईयर 1 बताया हुआ है ना। ये जो ऑप्शंस की फेयर वैल्यू दी हुई है 15 रुपए, ये फिर ग्रांट डेट की ही दी हुई है, वरना और किसी डेट की नहीं दी हुई ना। बाय डिफॉल्ट ग्रांट डेट इसीलिए दे रहे हैं ना कि इस्तेमाल करें, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट ग्रांट डेट की है। तो हर साल 2-2 लाख का एक्सपेंस बनता जाएगा, 2-2 लाख की इक्विटी आती जाएगी।
पूछा क्या है रिक्वायरमेंट में? हाँ, तो जल्दी से इसका सोल्यूशन पार्ट ए देख लें, बस पार्ट ए, पार्ट बी नहीं देखना। ये फिर ये जो पहले साल तो 2 लाख, अगले साल तो 4 लाख हो जाएगा। इक्विटी तो एक्यूमुलेट होती है ना, इक्विटी तो फॉर द ईयर नहीं ना होती, बैलेंस शीट आइटम तो एक्यूमुलेट होगी, एक्सपेंस हर साल 2-2 लाख है। पार्ट ए ओके। अच्छा, और 3 साल के बाद जब ये शेयर ऑप्शंस उसको मिल गई कि हाँ ठीक है अब ये तुम्हारी हैं शेयर ऑप्शंस, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 3 साल के बाद डेबिट हो गया और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट हो गई। या अगर शेयर इशू हो रहे होते तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता, चूंकि ऐसी बात कोई नहीं की तो इसलिए शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। आज इस सारे को हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का नाम ले रहे हैं ना, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट बैलेंस चला आ रहा है। 3 साल बाद उनको ऑप्शंस मिल जाएंगी कि ये रखो ऑप्शंस, एक्सरसाइज करनी हो तो तुम्हारी मर्जी है, रख लो ऑप्शंस। तो शेयर ऑप्शन एक बाकायदा डेरिवेटिव होता है, एक अकाउंट होता है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड से निकल के शेयर ऑप्शंस क्रेडिट हो जाएंगे। वो क्वेश्चन 2 में बता दूंगा। 2 लाख ओके। पार्ट बी, पार्ट बी में कहानी जरा लंबी लिखी है, ये सुन लें। पहले हमने सोचा जरूर था कि 20% लोग छोड़ेंगे, हुआ क्या कि ईयर 1 में 20 लोग छोड़ गए। अच्छा, हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, 20 लोग छोड़ गए। 50 का 20% कितने बनते हैं? 500 का, सॉरी 100 लोग ना। तो हमने शुरू में अंदाजा लगाया था कि 100 लोग छोड़ेंगे। ईयर 1 में सिर्फ 20 लोग छोड़ के गए, सिर्फ 20। तो अब हमारा अंदाजा ईयर 1 के एंड पे खड़े होके अपडेट होके 15% पे आ गया। अब हम कह रहे हैं नहीं 20% नहीं, 15% लोग छोड़ जाएंगे। एंड ऑफ ईयर 1 पे खड़े हैं हम ईयर 1 के एंड पे हैं। ईयर 1 में एक्चुअली 20 लोग छोड़ गए और हमें लगता है कि 3 साल बाद टोटल को 75 लोग छोड़ चुके होंगे। तो इवेंचुअली कितने लोग हैं जो कंडीशंस पूरी कर रहे होंगे? ईयर 1 पे खड़े होके कितना अंदाजा है? वो तो गए, छोड़ गए, ईयर 1 में छोड़ गए। हम ईयर 1 एंड पे खड़े हैं। अच्छा, एक्सपेंस कितना बनना चाहिए? हमारा बेस्ट अंदाजा जो इवेंचुअली कंडीशंस पूरी करेंगे या जिनको ये ऑफर किए पूरी करेंगे ना, तो ईयर 1 के एंड पे हमारा बेस्ट अंदाजा क्या है? कितने लोग एंड तक मौजूद होंगे, कितने छोड़ जाएंगे? चलो ये बताओ। 15% ना। पहले दिन अंदाजा 20% था, ईयर 1 के एंड पे खड़े हम, अब हमारा बेस्ट अंदाजा क्या है? तो ईयर 1 के एंड पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कि 500 लोग, 100 ऑप्शंस, 50,000 ऑप्शंस हो गई। इनमें से 15% लोगों ने तो छोड़ जाना है, तो इतनी ऑप्शंस हैं जो इवेंचुअली कंडीशंस पूरी कर रही होंगी, इनटू 15 रुपए। इतनी अमाउंट है जिसका हमें टोटल एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 1/3। 21-2500 है। अच्छा, ठीक है, 21-2500 ठीक है। हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं और हमारा अब ग्रैंड टोटल का अंदाजा बेस्ट क्या है? ये और चूंकि 1 साल का एक्सपेंस बनाना है इसलिए जब उन्होंने अल्टीमेटली कंडीशंस ही पूरी नहीं कर पाना तो उनको क्यों कैलकुलेशंस में लाएं? हम IAS 19 में भी ऐसे ही करते थे। हम उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिट्स कैलकुलेट करते थे जो एंड तक होंगे। दूसरे साल ईयर 1 में 20 लोग छोड़ गए हुए थे, ईयर 2 में 22 और छोड़ गए।
टोटल 44 छोड़ गए। अब जब 2 साल गुजर गए हैं और सिर्फ 44 लोग छोड़ के गए हैं, तो हमने अपना अंदाजा फिर रिवाइज कर लिया और हमने कहा कि नहीं, 3 साल में टोटल मिला के बस 60 लोग ही छोड़ के गए होंगे। अब अंदाजा हमारा रिवाइज हो गया, अब हमारा अंदाजा 12% पे आ गया। कब कब की बात हो रही है? दूसरे। अब जब दूसरे साल की कैलकुलेशन होगी ना, तो वो होगी 88% पे। फेयर वैल्यू वो पहले दिन वाली रहेगी, क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू हमने किस दिन मेजर करनी है? एम्प्लॉय का केस है, ग्रांट डेट, तो इसने नहीं चेंज होना। हाँ, मार्केट कंडीशन होगी तो देखेंगे, करेंगे चेंज। मार्केट कंडीशन में आके चेंज होगी, वरना नहीं होगी। ये फेयर वैल्यू किस दिन वाली है? ग्रांट डेट वाली ही रहेगी। अभी आगे एक मिसाल में आके ना इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। कितने साल गुजर गए अब? 2 साल गुजर गए। अच्छा, जितने साल गुजर जाएंगे उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग IAS 19 में भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते थे, यहां भी एक्यूमुलेटेड ही कैलकुलेट होगा। ये इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ईयर 2 में एक्सपेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो एक्सपेंस हो गया सर हमारा। वो एक्सपेंस होगा। तीसरे साल आ गए, तीसरे साल अब भी अंदाजे लगाने की जरूरत है? नहीं, अब तो तीसरा साल एंड हो गया और आखिरकार कितने लोग छोड़ गए और कितने रह गए? 15 और छोड़ गए तो 57। छोड़ गए और आखिरकार कितने लोगों ने इनको शेयर ऑप्शंस मिली? 44,300। तो इसको अब हम अपडेट फिर कर लें और एक परसेंटेज लगाने की बजाय 44,300 इंटू 15 रुपए। फेयर वैल्यू किस दिन की? वो ग्रांट डेट वाली है और अब ये मुकम्मल हो चुका है। और एक्सपेंस में क्या जाएगा? सर वो उसका कैरिड ऑन इसका उसका डिफरेंस। टी अकाउंट बना के कर सकते हैं। डिफरेंस लेना ले लें। पार्ट बी का सॉल्यूशन देख लें। क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन 2 पढ़ लें। डाटा ज़्यादा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 2 पढ़ लीजिए।
सारे डाटा पेपर में कैसे हैंडल करेंगे? पढ़ के। ये 3 साल हो गए ना, हो सकता है सवाल में किसी एक सवाल 1 साल का पूछा, अच्छा, वो उसने ज़्यादा नहीं पूछेगा? पूछने को पूछ सकता है 15-16 नंबर का सवाल। पढ़ लिया? अच्छा जी, इस सवाल की समरी, पहला पैराग्राफ समझाता हूं। हमने अपने 500 लोगों को 100 शेयर्स ईच देने का वादा कर लिया और शर्त ये रखी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ा दो। परफॉर्मेंस कंडीशन, सर्विस कंडीशन? सर दोनों? नहीं नहीं, सर यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन है ना। परफॉर्मेंस कंडीशन में टाइम पीरियड भी होता है, तो परफॉर्मेंस कंडीशन है। परफॉर्मेंस कंडीशन है जिसमें टाइम पीरियड तो है, साथ प्रॉफिट्स को बढ़ाना भी है। इसमें एम्प्लॉइज अगर 1 साल में रिजल्ट अचीव कर दें तो साल बाद ही शेयर्स मिल जाएंगे। 1 साल में ना कर सकें, 2 साल में कर दें तो भी शेयर्स मिल जाएंगे। 2 में ना कर सके, 3 में कर दें तो भी शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर 3 में भी नहीं कर सके तो फारे हैं। अब टारगेट क्या दिया है? टारगेट ये दिया है कि अगर पहले साल में ही आप कंपनी के प्रॉफिट्स 18% बढ़ा गए तो पहले साल के एंड पे ही शेयर्स आपके हुए, बात खत्म। लेकिन अगर पहले साल में 18% नहीं बढ़ा सके, चलो 2 साल के एंड पे हिसाब किताब कर लेंगे। अगर 2 साल के एंड पे हम देखेंगे कि एवरेज पर ईयर कितना बढ़ता है, 13% हो गया, चलो तब भी इनाम मिल जाएगा। वो भी नहीं हो सका, एक मौका और दे देंगे तुम्हें। तीसरे साल के एंड पे जाके तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर उसमें एवरेज 10% इंक्रीज आई हुई, चलो तो भी तुम्हें इनाम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं तो जाओ फिर। तो कंफर्म कितना टाइम पीरियड लगेगा? नहीं, हो सकता है परफॉर्मेंस टारगेट 1 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है 2 साल में हो जाए, हो सकता है 3 साल में हो जाए। तो क्या पढ़ा था? ओवर विच पीरियड? एक्सपेक्टेड पीरियड। ईयर 1 में जब एंड हुआ तो हम 18% का टारगेट तो मीट नहीं कर पाए। दूसरा पैराग्राफ, टारगेट क्या था? 18% था। लेकिन हम 18 वाला टारगेट तो मीट नहीं कर पाए, 14 का टारगेट मीट कर सके। इसका मतलब ईयर 1 के एंड पे तो इनाम नहीं मिलने लगा। लेकिन स्टिल हमें लगता है कि हम 2 साल में टारगेट पूरा कर लेंगे। और हमें क्या लगता है कितने लोग छोड़ जाएंगे और टोटल इवेंचुअली कितने लोग इन शेयर्स को ले रहे होंगे 500 में से? 470, 30% लोग छोड़ जाएंगे ना। 30% तो छोड़ गए। एंड तक आते आते कितने रह जाएंगे? 440। सर ये अभी हम ईयर 1 पे देखो मेरी बात सुनो, हम टोटल अमाउंट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जो इवेंचुअली शेयर लेके जाएंगे या जिनको ऑफर किए? इवेंचुअली लेके। तो इवेंचुअली जहन में रखना है। हम ईयर 1 के एंड पे खड़े सोच रहे हैं कि 30 तो गए, उसके अलावा कोई नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ, देयर फॉर एक्सपेक्ट्स के ईयर 2 के एंड पे 440 लोग रह गए होंगे। 30 लोग तो छोड़ गए ना, 30 लोग उम्मीदें और छोड़ जाएंगे। उसने बता दिया खुद ही। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े होकर हमारा अंदाजा क्या है कि इवेंचुअली क्या होगा? सर 440 जो ट्रायल है। वो शेयर उनको शेयर मिलेंगे।
तो ईयर 1 के एंड पे खड़े होके हमें लगता है कि 440 लोग हैं जिनको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। 440 इंटू 100 यानी 44,000 शेयर्स मिल रहे होंगे। एक की फेयर वैल्यू, अच्छा ये फेयर वैल्यू किस दिन की है? ग्रांट डेट, इसने नहीं बदलना। और हमें कितने साल में उम्मीद है कि ये एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड क्या है? 3 साल। सर ये दूसरा पैराग्राफ, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स that earnings will continue to increase at a similar rate in year 2 and therefore expects that shares will vest at the end of year 2. expected vesting period क्या है? vesting period क्या होता? सर जो हमने उनको दिया हुआ है जैसे 3 साल की पूरा पूरा करके दो। vesting period क्या है? जिस पीरियड में कंडीशंस ने पूरे हो जाना है, ये वेस्टिंग पीरियड है। सर्विस कंडीशन में चूंकि हमने खुद पीरियड बता दिया तो वही वेस्टिंग पीरियड है। परफॉर्मेंस कंडीशन में टारगेट दिया है, हो सकता है जल्दी पूरा हो जाए, हो सकता है बाद में पूरा हो। वेस्टिंग पीरियड क्या है? जिस साल की कंडीशन पूरी हो जाए। हाँ, तो हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं और हमें क्या उम्मीद है? वेस्टिंग कंडीशंस कब पूरी हो जाएंगी? सर एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड क्या हुआ? ईयर 2, 2 साल। तो हमें एक्सपेंस ओवर वेस्टिंग पीरियड, ओवर एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड बनाना चाहिए। कितने? 2। और चूंकि हम अकाउंटिंग अभी कर कब रहे हैं? तो इसलिए 1/2। कैलकुलेट हुआ हुआ है अभी, बस ये चीज समझो। ये बात दोबारा सुने, हम लोगों ने एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी क्रेडिट इसको फैलाना है ना। किस पे फैलाना है? अच्छा, अगर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली वेस्ट हो गए होते तो एंट्री कब होती? अभी फॉरेन। कितनी अमाउंट से? टोटल अमाउंट से। लेकिन अगर वेस्टिंग कंडीशंस हैं तो इस एंट्री को कितने अरसे पे तोड़ना है? वेस्टिंग पीरियड पे। अगर सर्विस कंडीशन है तो पक्के पक्के वेस्टिंग पीरियड पे, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशंस हैं तो जो वेस्टिंग पीरियड है ये डिनोमिनेटर वो है। सर ये वेस्टिंग पीरियड है या एक्सपेक्टेड पीरियड? एक्सपेक्टेड क्या? एक्सपेक्टेड के आगे क्या है? दरमियान में क्या है? वेस्टिंग पीरियड है ना, तो मैं वेस्टिंग पीरियड कह रहा हूं। हमें इस अमाउंट को ओवर कौन से पीरियड फैलाना है? वेस्टिंग पीरियड। अगर सर्विस कंडीशन है तो पता है कितना वेस्टिंग पीरियड है, अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड। हमने इसको कितने पीरियड पे फैलाना है? वेस्टिंग पीरियड। तो जिस पे फैलाना है डिवाइडेड बाय वो, और जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं न्यूमरेटर वो। अगर वेस्ट इमीडिएटली है तो पूरी अमाउंट फॉरेन एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट, और अगर वेस्टिंग कंडीशंस हैं अभी तो थोड़ी थोड़ी करके एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट। कितने अरसे पे? वेस्टिंग पीरियड पे। अगर सर्विस कंडीशन है तो पक्का वेस्टिंग पीरियड है, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड है। कैलकुलेशन कब कर रहे होंगे? ईयर एंड पे। कैलकुलेशन होनी है क्यूमुलेटिव। डिवाइडेड बाय क्या रखना है? वेस्टिंग पीरियड। न्यूमरेटर में क्या रखना है? जिस साल की वर्किंग कर रहे हैं। सर डिवाइडेड बाय जो
अरे भाई, अगर सर्विस कंडीशन है तो वेस्टिंग पीरियड है, परफॉर्मेंस कंडीशन है तो एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड है तो वेस्टिंग पीरियड ही ना, तो डिवाइडेड बाय सर्विस कंडीशन है तो वेस्टिंग पीरियड, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो एक्सपेक्टेड, वो वेस्टिंग पीरियड ही है ना, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय सर वो ग्रांटेड जिस सर जिस साल में जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे होंगे ईयर एंड पे और कैलकुलेशन कर रहे होंगे क्यूमुलेटिव। अब ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, वेस्टिंग पीरियड, न्यूमरेटर में जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे होंगे साल के एंड पे और क्यूमुलेटिव कर रहे होंगे। एक्सपेंस में क्या जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस। ये कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव, जो इक्विटी में जाना है। कब हो रही है कैलकुलेशन, ईयर एंड पे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वेस्टिंग पीरियड। न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे, और ये आंसर जो निकलेगा वो इक्विटी का आंसर निकलेगा। एक्सपेंस में क्या जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस। अब ठीक है, और इसको करते हुए क्या ध्यान रखना है, जो छोड़ गए उनकी कैलकुलेशन मैंने कर दी, यहां पर हमने कौन से लाने हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो जिनको पक्का पक्का देना है जो हमें लगता है कि सर, ये इवेंचुअली जो होंगे और इसमें हमें अंदाजे लगाने पड़ेंगे, तो ये वो इवेंचुअली है। ये ग्रांटेड फेयर वैल्यू कब की, ग्रांट डेट की। अब इन सारे सवालों में यही होने जा रहा है। फिर सुन लें, कैलकुलेशन हो रही है ईयर एंड पे, क्यूम्युलेटिव, जो अमाउंट निकलेगी वो इक्विटी की अमाउंट निकल रही है, एक्सपेंस की नहीं निकल रही। ये क्या है, इवेंचुअली सर वो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो अंदाजा है जो इवेंचुअली होंगे, ग्रांटेड ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू। डिनोमिनेटर, वेस्टिंग पीरियड सर न्यूमरेटर, जिस साल के सर, ये आप नहीं बोल रहे हैं ईयर टू। ईयर टू में कुछ और लोग भी छोड़ गए। अच्छा, ये जो मैं इन सवालों के साथ आप रहे ना, हाँ अब क्लियर हो रहा है, ये एग्जाम्पल्स हैं ही इसलिए ताकि आपको सिखाया जाए। सर, ये जो फाइनल में क्वेश्चन है वो भी इस तरह की करेंगे कल एग्जाम प्रैक्टिस भी, पहले इनसे सीख लें काम, हाथ सीधा कर लें, फिर एग्जाम पास पेपर्स भी करेंगे। क्वेश्चन टू में थोड़ी तसल्ली हो रही है अब। ईयर टू, ईयर टू में हम फिर फेल हो गए। ईयर टू में भी टारगेट मीट नहीं हो सका। ईयर टू का टारगेट था 13%, हम नहीं हासिल कर सके। ईयर टू में भी कंडीशंस पूरी नहीं हो सकी। अब हमारी लेटेस्ट उम्मीद है कि चलो तीसरे साल में तो हो ही जाएंगी। अब वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3। अब वेस्टिंग पीरियड 3 हो गया हुआ है, तो उस फार्मूले के डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है फिर, 3। और हमारा क्या अंदाजा है, इवेंचुअली कितने शेयर इशू हो रहे होंगे, सर, ये कैलकुलेशन करते हैं। ईयर वन में कितने छोड़ गए थे, दूसरा पैराग्राफ पहली लाइन 30। ईयर टू में कितने छोड़ गए, पहली लाइन दूसरी लाइन का स्टार्ट 30 और 28 58 छोड़ गए या शायद छोड़े, छोड़ गए। द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट अ फर्दर 25 विल लीव, 25 और छोड़ जाएंगे, तो टोटल कितने छोड़ जाएंगे, 83 छोड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली कितने एम्प्लॉइज हैं जिनको शेयर्स मिल रहे होंगे, मैंने कर दी, ये जो अपने 44,000 लिखे थे, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 417 417 ना। तो हमारा ईयर टू का बेस्ट एस्टीमेट क्या है कि इवेंचुअली कितने लोग शेयर्स ले रहे होंगे, 417 इंटू 100 कितना, 41,700। इवेंचुअली इतने शेयर इशू हो रहे होंगे इंटू
फेयर वैल्यू 30, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सर इन्वेस्टिंग पीरियड 3, न्यूमिनेटर 2। सर इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर दूसरे साल करें तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, पिछले साल 1/2 साल को नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिनोमिनेटर में अभी तो याद कराया था, डिनोमिनेटर में तो अब हम ईयर 2 पे खड़े हैं तो हमें लगता है कि 2 साल वेस्टिंग पीरियड है, 3 लग रहा है ना, तो 3। जब यहां खड़े थे तो वेस्टिंग पीरियड कितना एक्सपेक्टेड था, इसलिए 2 था। तीसरा साल आ गया, तीसरे साल में ये अंदाजे लगाने की जरूरत है, कितना 41,900 इंटू वैल्यू वही रहेगी इंटू 3/3। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर शेयर की कहा है फेस वैल्यू 10 रुपए और आखिरी एंट्री पूछी है, तो ओवर द पीरियड हम क्या एंट्री करते रहे होंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। और अब वो क्यूमुलेटिव कितना बैलेंस आ रहा होगा, इतना, कितना, सर 1,257,000 12 5700 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, और चूंकि असल में शेयर इश्यू हो जाएंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट 1257 नहीं, नहीं सर, इसकी फेस वैल्यू से करेंगे। हमने इतने शेयर इशू करने हैं, 10 रुपए एक की फेस वैल्यू है, तो 4,19,000, ये तो एंट्री टैली नहीं हुई, बाकी क्या होगा, क्रेडिट होगा कुछ क्या, सर, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट वो तो कर दिया डेबिट। शेयर इशू हो रहे होते हैं ज्यादा वैल्यू के, शेयर प्रीमियम, जो भी इसका डिफरेंस बनता है। ये शेयर कैपिटल वाली हमने एंट्री एंड ऑफ द इन्वेस्टिंग पीरियड पे करनी है, मतलब जो इवेंचुअली 3 साल में हम खड़े हैं। शेयर इशू होंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा ना, ठीक है और अगर शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं तो शेयर ऑप्शंस क्रेडिट हो जाएगा। जी, इसमें शेयर ऑप्शन थे ही नहीं। बस थे ही शेयर्स। देखो ना लास्ट सेंटेंस, देयरफॉर 419 एम्प्लॉइज रिसीव्ड 100 शेयर्स, तो शेयर इशू हो गए ना फिर। ओके, थोड़ा बहुत सुकून आ रहा है। क्वेश्चन 3 पढ़ लें। एक मिनट, ये दोबारा पूछ रहा हूं, ये क्या है, जो इवेंचुअली इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे,
हाँ जी, हमारे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100, और उनको ऑफ़र की है कि अगर उन्होंने मेहनत की और कंपनी की सेल्स बढ़ गई तो उनको इतनी ऑप्शंस मिल जाएंगी, इतनी शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएंगी ये डिपेंड करता है कि कितनी सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्शंस अब वेरी करेंगी। अगर तो सेल्स बढ़ती हैं 5 से 10% तक तो फिर उनको 100 ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कब? एंड ऑफ ईयर 3 सर। लेकिन अगर 10 से 15% बढ़ती हैं तो 200 शेयर ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन अगर 15% से भी ऊपर बढ़ती हैं तो फिर 300 शेयर ऑप्शंस मिलेंगी। तो या तो 100 या 200 या 300। पहले क्या था? पिछले सवाल में ये चेंज हो रहा था, अब ये भी चेंज होगा, ये ही चेंज होगा एक्चुअली। अब पीरियड भी नहीं मसला, पीरियड तो कह दिया 3 साल, वो तो कह दिया 3 साल, बस नंबर ऑफ ऑप्शंस को चेंज कर दिया। द शेयर ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3, पहला पैराग्राफ दूसरी लाइन, द शेयर ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3। सर अगर इसको क्वेश्चन 2 के साथ कंपैरिजन हर ईयर एंड पे कहा हुआ था कि यार इतना ईयर वेस्टिंग ईयर है ये। पिछले वाले सवाल में हो सकता है साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, यहां पक्के 3 साल है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ऑप्शंस चेंज हो रही हैं। अगर पहले साल, अगर 3 साल के बाद पर ईयर ग्रोथ 5 से 10 तक है तो 100 ऑप्शंस मिलेंगी। 3 साल के ही बाद अगर ग्रोथ रेट 10 से 15 है तो 200 ऑप्शंस मिलेंगी। 3 साल के ही बाद अगर एवरेज रेट 15 से ऊपर है तो 300 मिलेंगे। यानी ये कैलकुलेशन होनी कब है? 3 साल के बाद होनी है। क्वेश्चन 2 में क्या हो रहा था? पहले साल टारगेट मीट कर लेते, पहले साल शेयर्स लेके चले जाते, दूसरे साल टारगेट मीट करते, दूसरे साल ले जाते, नहीं तीसरे साल मीट करते, तीसरे साल ले जाते। यहां पर कैलकुलेशंस, हिसाब किताब होना एंड पे ही है। उसने कह दिया कि विल वेस्ट एट एंड ऑफ ईयर 3, लेकिन कितने ऑप्शंस मिलेंगे ये एंड पे पता चलेगा। जो 3 ऑप्शन है इनमें से कितनी मिलेंगी वो एंड पे। हाँ, अब ईयर 1 के एंड पे क्या हुआ? ईयर 1 के एंड पे ये हुआ कि 7 लोग छोड़ गए और हमें लगता है कि टोटल 20 छोड़ के जाएंगे। मैं ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। बाय द एंड ऑफ ईयर 1 7 लोग छोड़ गए, द एंटिटी स्टिल एक्सपेक्ट्स दैट अ टोटल ऑफ 20 लोग, यानी अल्टीमेटली कितने लोगों को ऑप्शन मिल रही होगी? 80 को। और हमारा अंदाजा है कि सेल्स 12% ग्रो तो करी गई होंगी, तो हम किस क्लास में फॉल कर जाएंगे? अगर ग्रोथ रेट 5 से 10 होता है तो 100 ऑप्शंस, अगर 10 से 15 होता है तो 200, और अगर 15% प्लस होता है तो 300। ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब 3 साल गुजरेंगे तो सेल्स में हम 12% ग्रोथ ले आए होंगे। कौन सी क्लास में फॉल कर रहे हैं? 200 ऑप्शंस वाले में। और कितने लोगों की उम्मीद है कि इनको ऑप्शंस मिलेंगी? 80। तो 80 इंटू 200, इवेंचुअली इतनी ऑप्शंस इश्यू हो रही होंगी। फेयर वैल्यू किस दिन की? वही पहले दिन वाली, कितनी? 20। किस साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं? तो ऊपर आएगा 1, वेस्टिंग पीरियड कितना? नीचे आएगा 3। सर इसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा? हाँ, क्योंकि पक्के 3 साल हैं। बाकी तो सर अपडेट होता है जी देखो, इसने चेंज नहीं होना, इन्होंने अपडेट होते रहना है और शायद ये भी अपडेट होता रहे। इस क्वेश्चन में नहीं होगा, वैसे इसने चेंज नहीं होना। वैसे आगे सवाल में इसमें भी चेंज आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है वो भी उस सवाल में पता चलेगा। इसने चेंज होना है और इसने चेंज हो सकता है। वो न्यूमरेटर तो ये वाला है ना। अगर सर्विस कंडीशन है तो ये इतना ही रहेगा, परफॉर्मेंस कंडीशन है तो चेंज हो सकता है। ईयर 2 दूसरा साल आया, गुजर गया, यानी तो 5 लोग मजीद छोड़ गए, यानी
7 पहले 5 अब 12 छोड़ गए, और अब कंपनी को लगता है कि 3 लोग और छोड़ जाएंगे, 12 3 15, यानी अल्टीमेटली कितने लोग, 85। और अब इनको लगता है कि हम लोग जो सेल्स ग्रो कर रहे होंगे वो हम 18 तक तो ले ही जाएंगे, 15 से ऊपर तो रह ही लेंगे, 300 86 300 इंटू यही 20 रुपए इंटू 2/3। मजा आ रहा है अब लगता है। तीसरे साल आ गए। अच्छा, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एक्सपेंस निकल रहा है? नहीं, ये क्यूमुलेटिव इक्विटी की फिगर निकल रही है, डिफरेंस एक्सपेंस। तीसरा साल भी गुजर गया और आखिरकार 2 लोग और छोड़ गए, तो टोटल 14 छोड़ गए, यानी इवेंचुअली कितने लोगों ने ऑप्शंस ली, 86। और चूंकि एवरेज 16% से ऊपर रहा तो 300। तो ईयर 3 में 86 इंटू 300 इंटू 20 इंटू 3/3। देख लें इसका सोल्यूशन। सर इसने यहाँ एंट्री नहीं मांगी, अगर एंट्री मांगी होती तो सर शेयर ऑप्शन वाली एंट्री करते हैं हम, क्योंकि ये शेयर ऑप्शन ही है हमारे पास। क्या हुआ? इसमें हाँ जी, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट और शेयर ऑप्शन क्रेडिट। क्वेश्चन 4 पढ़ लें। एक बंदा है अब, तो फिर ये बंदों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
इसको हमने 10,000 शेयर ऑप्शंस देने का वादा कर लिया 3 साल बाद। पक्का 3 साल बाद या शायद 3 साल बाद? टाइम पीरियड पक्का है या शायद 3 साल? शायद पक्का 3 साल। लेकिन और ये बाद में तो कह रहे हैं कि ओवर नेक्स्ट 2 ईयर चेंज हो जाएगा ईयर 1 गुजरने के बाद तो 2 साल ही रह गए ना। सर। फिर ऑप्शन हम क्वेश्चन 1 भी तो ये कर रहे हैं, ईयर 1 गुजरने के बाद तो 2 साल ही रह गए, तो 3 ही हुए ना टोटल। मतलब आप कह रहे हैं कि वेस्टिंग पीरियड सेम है 3 है। ठीक। क्वेश्चन 2 के अंदर कहा था कि पहले साल रिजल्ट अचीव कर लो तो पहले साल शेयर ले जाओ, दूसरे साल करो तो दूसरे साल ले जाओ, नहीं तो तीसरे साल ले जाओ, तो वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा था। क्वेश्चन 3 में भी पक्का 3 साल, यहां भी 3 साल पक्का। सर यहाँ लिखो है ड्यूरिंग ईयर 1 एट द एंड ऑफ ईयर 1 ड्यूरिंग ईयर 1 क्या? एंटिटी अर्निंग इंक्रीज बाय 12% एंड अच्छा, अब ये एंटिटी की अर्निंग कब निकाली होगी? एंड ऑफ ईयर एंड भी निकाली होगी ना। तो ड्यूरिंग का मतलब मिड ऑफ ईयर नहीं होता। ड्यूरिंग का मतलब पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कोई भी टाइम हो सकता। क्योंकि अर्निंग आती है तो सर जो एंड पे। अब हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं और कितने % अर्निंग आ गई? अच्छा, ये ना इसमें ये डाटा जरा समझ लें। हमने उस एग्जेक्टिव को शेयर ऑप्शन दी है और एक्सरसाइज प्राइस रखी है 40 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? इतने पैसे दे और शेयर ले ले। एक्सरसाइज प्राइस रखी है 40 रुपए, लेकिन ये कहा कि अगर तुमने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो तुम्हें एक्सरसाइज प्राइस हम 30 कर देंगे। सर ये मार्केट कंडीशन होगी। नहीं नहीं, शेयर प्राइस कहां है इस पे? शेयर प्राइस किधर है? एक्सरसाइज प्राइस है शेयर ऑप्शन की, शेयर की मार्केट प्राइस किधर है? वो नहीं है कहीं। ओके कंफ्यूज हो रहा था आप ठीक है। तो हमने कहा है कि एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए है, 3 साल बाद तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन अगर तुमने इन 3 साल में अच्छा परफॉर्म भी कर दिया, प्रॉफिट्स बढ़ा के ऊपर ले गए, तो तुम्हारी एक्सरसाइज प्राइस 40 की बजाय हम 30 रुपए कर देंगे। पहले पैराग्राफ में कहा है कि उस एग्जेक्टिव को 10,000 ऑप्शंस की खबर दी है और कंडीशनल है कि 3 साल काम करेगा तो एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए होगी। हाउएवर एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपए हो जाएगी अगर इसने प्रॉफिट्स भी बढ़वा दिए तो। पिछले सवाल में क्या हो रहा था कि अच्छा कर दोगे तो और ऑप्शंस मिल जाएंगी। इस सवाल में क्या है कि अच्छा करोगे तो एक्सरसाइज प्राइस और कम कर देंगे, यानी इनाम वेरी कर रहा है। यहां पर नंबर ऑफ ऑप्शंस वेरी कर रही है, वहां पर एक्सरसाइज प्राइस वेरी कर रही है। ठीक है, इस कैलकुलेशन में ना 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू और टाइम। टाइम का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सर वो जिस ईयर के एंड क्लियर, इनटू फेयर वैल्यू कब की? ग्रांट डेट की, इनटू नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो इवेंचुअली इशू होंगे। अब इतने सवालों की प्रैक्टिस हो गई, अब ये याद हो गया। इस कैलकुलेशन में 3 चीजें आ रही हैं, टाइम पीरियड, फेयर वैल्यू और नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम पीरियड का डिनोमिनेटर वेस्टिंग पीरियड न्यूमरेटर सर ईयर एंड जिस साल की कैलकुलेशन है, पक्का। पीरियड तब होगा जब हम सर्विस होंगे, अगर परफॉर्मिंग कंडीशन तो एक्सपेक्टेड वेस्टिंग होगा, लेकिन वेस्टिंग क्यों ही होगा ना यार, वेस्टिंग पीरियड ही होगा ना। टाइम पीरियड ओके, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट वाली, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो इवेंचुअली इशू होंगे, पक्का। ईयर 1 के एंड पे हमारा क्या अंदाजा है कि प्रॉफिट्स वाला टारगेट मीट कर जाएगा कि नहीं? रीजन मीट कर देगा। इसका मतलब एक्साइज प्राइस 30 होगी या 40? सर 30 30 होगी। अच्छा, अगर एक्साइज प्राइस
30 हो तो फेयर वैल्यू और है, और अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 हो तो फेयर वैल्यू और है। तो हमने फेयर वैल्यू कौन सी वाली लेनी है? इवेंचुअली जो टारगेट अचीव करेगा उसके हिसाब से जो भी वो लिखे। तो अभी हमें क्या लग रहा है कि 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाले में फॉल करेगा ना, तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है? पहले पैराग्राफ में दी हुई। सर 16 जी अच्छा, ये फेयर वैल्यू किस दिन की है? सर वो जिस दिन वो है ये ग्रांट डेट की। सर वो तो ग्रांट डेट की तो 40 दिन हुई। अरे नहीं, शेयर ऑप्शन की एक है एक्सरसाइज प्राइस, 40 रुपए देना और कैश शेयर ले लेना, ये वादा इटसेल्फ शेयर ऑप्शन है। इस वादे की एक फेयर वैल्यू है, वो 16 रुपए है। सर ये भी ग्रांट डेट के लिखा हुआ है, हम ग्रांट डेट ये फेयर वैल्यू नहीं है। या फिर शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपए है, ये इसकी एक्सरसाइज प्राइस है। इस ऑप्शन की इटसेल्फ कोई फेयर वैल्यू है? हमने फेयर वैल्यू ले ली, फेयर वैल्यू नहीं। ग्रांट डेट वाली। तो 16 वाली के 10 वाली? 16 वाली। तो 10,000 ऑप्शंस 10,000 है ना, जी सर। 16 रुपए वाली इंटू सर ये इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल है सर। तो 1/3। जी सर। दूसरे साल 10,000 ऑप्शंस, अब देखो ये 10,000 ही हैं, जी सर। इंटू दूसरे साल हमें क्या लगता है? एंटी अर्निंग इंक्रीज बाय 13%। आगे एंड एंटी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव्ड। तो फिर यानी अभी भी हम उम्मीद रखें 30 रुपए एक्साइज प्राइस वाली, जी सर अचीव हो जाएगा। तो फिर फेयर वैल्यू सर 16 यही 16 बाय 3 और इंटू जी सर 2। तीसरे साल आ गए और हमें अपनी औकात पता चल गई। क्या औकात पता चली? टारगेट अचीव नहीं टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन 3 साल तो गुजर गए ना, जी सर। तो ऑप्शंस तो मिलेंगी, लेकिन किस एक्साइज प्राइस पे? सर 40 वाली। तो अब कौन सी फेयर वैल्यू लूं? 30 सर। 30 फेयर वैल्यू नहीं है। सर ये एक्सरसाइज कर सॉरी। सर 12 इस कागज के टुकड़े की फेयर वैल्यू 16 रुपए है, इस कागज के टुकड़े की फेयर वैल्यू 16 रुपए। क्या बोला मैंने? इस कागज के टुकड़े की फेयर वैल्यू 12 रुपए है, इस कागज के टुकड़े की फेयर वैल्यू 16 रुपए। पहले हमें उम्मीद थी कि ये कागज का टुकड़ा मिलेगा तो फेयर वैल्यू 16 रुपए, अब हमें ये कागज का टुकड़ा मिल रहा है तो फेयर वैल्यू 12 रुपए इंटू 3/3। सर ये तो अभी तक तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सर, लेकिन जो डेटा इतना सारा दिया हुआ है इसको कैसे हैंडल करें? ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें। और आप लोगों का होमवर्क भी यही सवाल है आज। सर आपने कहा था कि डेटा अगर लेंथी हो तो हाईलाइट कर लिया करें, तो यहाँ पे तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट सारा हाईलाइट हो जाएगा। देखें, 3 चीजें चाहिए इवेंचुअली, कितने इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू और 1/3 2/3। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि 7 लोग छोड़ गए? नहीं सर। हमें उसने कहा कि इवेंचुअली 80 होंगे तो 80 होंगे, हमने 80 इस्तेमाल कर लिए, तो हमें 80 की जरूरत है। हमें चाहिए इवेंचुअली इंस्ट्रूमेंट्स कितने होंगे, हमें चाहिए फेयर वैल्यू, हमें चाहिए 1/3 2/3 3/3। इनको हाईलाइट कर ले बस। जो चीज हमने काम किया था वो हाईलाइट। क्वेश्चन 5 पढ़ लें।
जी पढ़ लिया, मार्केट कंडीशन है। जी सर, अब शेयर की प्राइस अब शेयर की प्राइस आ गई ना, तो मार्केट कंडीशन है। और मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल क्या होना है? एंड ऑफ ईयर 3 वेस्टिंग नहीं पीरियड नहीं, सर, मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल क्या बताया था? कि सर शेयर की प्राइस से लिंक बढ़ानी हो। नहीं, मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल होगा शेयर, ये इस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू निकालने में, लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं करना, हमें दिया हुआ होगा फेयर वैल्यू। तो ये मार्केट कंडीशन है। देखें, जब अदर कंडीशंस थी तो हम टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एडजस्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैसे एडजस्ट कर रहे हैं सर ये मल्टी कि इवेंचुअली कितने होंगे। तो आपको मैंने भी सवाल शुरू कराने से पहले टेबल पढ़ाया था कि अदर कंडीशंस का इस्तेमाल हो रहा होगा नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एडजस्ट करने में, मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा होगा फेयर तो वो फेयर वैल्यू हमें दी होगी। तो अब इसमें आ गई मार्केट कंडीशन। अब जब मार्केट कंडीशन है तो फिर वो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं एडजस्ट होने, इसके लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एडजस्ट नहीं होने, सर यहाँ दिए ही एक बंदे का तो एडजस्ट वैसे इसलिए भी एडजस्ट नहीं हो रहे। सर अगर काफी सारे होते हैं तो भी मार्केट कंडीशन में नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एडजस्ट नहीं करने सर, फिर वो सेम कैसे लेते हैं? हैं। कैसे फिर सेम लेते हैं? देखो, अच्छा चलो ये सवाल तो करते हैं ना। वो तो अदर कंडीशंस की वजह से नंबर एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, यानी मार्केट कंडीशन के अलावा अगर टाइम वगैरह भी है तो उनकी वजह से फिर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट हो रहे होंगे। मार्केट कंडीशन का काम सिर्फ प्राइस फेयर वैल्यू निकालने में, सर वो तो अपडेट होगी फेयर वैल्यू आपने बताई। सर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होंगे वो टाइम अदर कंडीशंस की वजह से होंगे। नहीं नहीं, अदर कंडीशन नहीं है, इसी सिर्फ मार्केट कंडीशन की अच्छा, मार्केट कंडीशन है तो साथ टाइम पीरियड भी तो अगर है ना, जी सर, तो फिर वो अदर कंडीशन हो गई ना। ठीक है सर, फिर तो वो भी ये भी अपडेट होंगे। अगर अदर कंडीशंस हैं तो हाँ होंगी, लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से नहीं होंगे। तो अदर कंडीशन की वजह से और कल एक चीज़ पढ़ाऊंगा कि अगर ये एंड पे आके हमने सारी अकाउंटिंग की हुई है और आखिर में इसको इशू ही नहीं होते, ये कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाता, तो क्या करेंगे। तो कल मार्केट कंडीशन पे फिर बात करूंगा मैं। अभी क्वेश्चन 5 पढ़ लिया। सर ये जो फिर अभी क्वेश्चन के एंड पे ये टारगेट ही मीट नहीं होती, इसको फिर हम दोबारा करेंगे कल। क्या? ये जो अभी क्वेश्चन के पिछला नहीं, ये तो हो गया ना टारगेट मीट। नहीं, ये क्वेश्चन आया है ना जिसमें टारगेट मीट ही नहीं हुआ। सर ये क्वेश्चन 4 में, सॉरी क्वेश्चन 4 में सर वो लास्ट पैराग्राफ कह रहे हैं ड्यूरिंग ईयर 3। परफॉर्मेंस टारगेट मीट नहीं हुआ, लेकिन टाइम पीरियड तो गुजर गया ना, जी सर, तो उसको मिलेंगी, कंडीशन पूरी हो गई। परफॉर्मेंस टारगेट मीट होने का ताल्लुक इससे था, ये नहीं हासिल कर सका, ये तो मिल ही जाएगा। सर ये कल क्वेश्चन फिर पूछूंगा जब आप पढ़ाएंगे। पहले इनको रिवाइज करना। क्वेश्चन 5 में ये हो रहा है कि उस बंदे को हमने कहा है कि अगर शेयर प्राइस बढ़ जाती है तो तुम 10,000 ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगी और वो फिर आइंदा तुमने जब भी एक्सरसाइज करनी हो कर लेना। लेकिन अगर शेयर प्राइस नहीं मिल बढ़ती तो फिर सर वो बाइनोमियल ऑप्शन प्रेस नहीं, अगर शेयर प्राइस नहीं बढ़ पाती तो फिर फिर नहीं मिलेगा, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? इसमें सवाल में कहीं बताया कि तीसरे साल क्या हुआ, बड़ी कि नहीं बड़ी? सर नहीं बढ़ी, बताया हुआ कहाँ बताया हुआ? एंड द पॉसिबिलिटी दैट द शेयर प्राइस विल नॉट एक्सीड एट विल नॉट एक्सीड, विल नॉट एक्सीड एक्चुअल कहाँ बताया? एक्चुअली सर नहीं बताया ना। एक्चुअली में क्या करते, एक्चुअली में क्या करते, इस पे कल बात करूंगा। ये मुझे कल ना याद कराना कि आपने कहा था कि क्वेश्चन
नंबर 5 में अगर एक्चुअल भी बताया होता तो क्या करते? ठीक है, तो इसमें एक्चुअल तो नहीं बताया, तो बस फिर हम उसी इनिशियल एस्टीमेट पे चलेंगे। इसका सीधा सोल्यूशन ही देख लें, 1/3, 2/3, 3/3। सर यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड बता दिया 3 साल और फेयर वैल्यू 24 रुपये बता दी, तो बस ठीक है, 1/3, 2/3, 3/3। कल बताऊंगा कि अगर एक्चुअली ये टारगेट मीट ना होता तो क्या करते। 3 साल बाद ये टारगेट मीट ना होता तो क्या करते, ये कल बताऊंगा। अच्छा, अब नोट्स पे आए वापस। पेज नंबर 4, परफॉर्मेंस कंडीशन। पॉइंट 1 पढ़ाया था, 2 मना किया था, अब 2 पढ़ते हैं। 2 में पहले डेढ़ लाइन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड निकालेंगे, बेस्ट अंदाजा लगाएंगे। तो हमने लगा लिया था ना बेस्ट अंदाजा। फिर उसके बाद टेबल में क्या है, पहले राइट साइड, पहले राइट साइड अगर मार्केट कंडीशन के अलावा हैं तो हर साल अपने इस वेस्टिंग पीरियड को अपडेट करते रहें। क्वेश्चन 2 में किया था ना, ठीक है। ये राइट वाला डब्बा पढ़ लें। सर यहाँ वो दे दें, रेफर कर दें क्वेश्चन नंबर 2। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 2 लिखें सर। लिखना है। पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो मार्केट कंडीशन है, मैंने कहा कि मार्केट कंडीशन की वजह से नहीं एडजस्ट होना, तो ये बात लेफ्ट वाले में लिखी हुई है। इसका ताल्लुक, मार्केट कंडीशन का ताल्लुक किससे होगा? फेयर वैल्यू से, और उसको अपडेट नहीं करना, ये लेफ्ट वाले में लिखा हुआ। किसको अपडेट नहीं फेयर वैल्यू को अपडेट नहीं करना ना, सर, लेकिन आपने कहा था एक क्वेश्चन है कि चेंज हो रही होगी फिर वो ये थी ना। फिर अपडेट हो तो गई है। नहीं, फेयर वैल्यू क्या 2 साल बाद की ली है, नहीं सर, वो सेम से ली ग्रांड डेट की है। यहां पर फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई है। सर। अभी 12 रुपए भी और 16 रुपए भी किस दिन की निकली हुई है? ग्रांड डेट की। पहले उसको लगता था ये कागज का टुकड़ा मिलेगा तो इसकी फेयर वैल्यू, बाद में उसको लगता था नहीं ये कागज का टुकड़ा मिलेगा तो फिर इसकी फेयर वैल्यू, ये होगी ग्रांड। लेकिन होगी ग्रांड डेट की। अच्छा, पेज 5 के ऊपर भी एक टेबल था, अब ये राइट वाला कॉलम सारा पढ़ लें। सर इसका पॉइंट 4 जरा बता दें। पॉइंट 3 तक हो गए। जी सर। पॉइंट 4 का मतलब है कि ऑफर हमने 500 लोगों की की थी और उनमें से मेहनत शायद सारे ही कर रहे थे, लेकिन आखिर में आके 2 महीने पहले एक बंदा छोड़ गया, तो उसने 2.25 साल तो मेहनत की है ना, लेकिन चूंकि अल्टीमेटली उसने कंडीशन मीट नहीं की तो उसके उस 3.25 साल की मेहनत का कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, ये वो लिखा हुआ। अब सर जैसे हमारे पास टोटल 500 लोग थे तो वो 3 साल काम करते रहे, फिर एंड पे आके 20 छोड़ गए, तो सर हम 480 लेंगे यहाँ पे, वो बात हो। और मार्केट कंडीशन का दूसरा बुलेट पॉइंट वो है जो मैंने कहा कल बताऊंगा। अब आप लोगों ने ये 5 सवाल तो करने ही हैं, क्वेश्चन 6 भी करना है आपने। ये जो 5 मैंने अभी कर लिए हैं ये तो आपने करना ही है रिवाइज अच्छी तरह, 6 भी करके आइएगा, बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह मैं कल।
सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से उसका हाथ पकड़ लो। अब इसको अपने डेली लाइफ पे भी लगाइए। हमारे दोस्तों यारों के अंदर, हमारे उठने बैठने वालों के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ बुरा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं उनकी, और हम उनके साथ बैठ के शुगर लगा रहे हैं कि देखो यार कितना सख्त बॉस है। उसको रोकें, वो जुल्म कर रहा है। अपने सब ऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर की तजलील करना, उसको, आप लोग बहुत सारी बातें समझते हैं कि किस तरह से हम अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ कर रहे होते हैं, ये जुल्म के दर्जे में आ रहा है। और अगर 2 4 5 सीनियर मिलके उन अपना दोस्त जो कि बड़ा सख्त सीनियर है और वो जो अपने जूनियर्स के साथ सलूक कर रहा है उसको देख के हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो वो फिर अपने साथी जो कि जुल्म कर रहा है उसका हाथ नहीं पकड़ रहे, उसकी मदद नहीं कर रहे। और आप सल्लम फरमा रहे हैं मदद करो, उसको जुल्म से रोको। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।